हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग 10th सीबीएसई के ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर चैप्टर करेंगे बहुत शानदार तरीके से। एग्रीकल्चर दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं थोड़ी सी क्रॉप्स के बारे में वो बतलानी है, तो वो मैं पार्ट सेकंड में बताऊंगा जो कितने तरीके के क्रॉप्स होते हैं और उनको डिटेल में एक तरीके से कवर किया जाएगा। तो एग्रीकल्चर एक बार देखा जाए तो हमारे देश में अगर देखा जाए 1947 से पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके पहले से एग्रीकल्चर एक मेन सोर्स ऑफ इनकम रहा है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, ठीक है। तो खास करके रूरल एरियाज में लोग जो हैं गाँव में, वो एक तरीके से ज़्यादा निर्भरता किस पर है, आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर अपने आप में ही एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम बन गया है और अभी भी जैसे कि अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो है वो उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना दूसरा सेक्टर हुआ है। जैसे 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, है कि नहीं। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, एग्रीकल्चर वगैरह आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो फैक्ट्रीज वगैरह आ जाते हैं, है कि नहीं। उसके बाद टर्सरी सेक्टर में जो बैंक वगैरह है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सब सारे आ जाते हैं। तो ये टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर तो ग्रोथ हुआ है, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहा है। तो हम लोग उस पर भी नज़र डालेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम लोग चीज़ों को देखेंगे बेसिक से, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए तो अगर आप लोगों को टॉपिक जो डील करनी है वो आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग पता होना चाहिए कि कितने तरीके का फार्मिंग होता है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि एग्रीकल्चर के बेसिक को देखेंगे। तो एग्रीकल्चर अगर आप लोगों को आ रहा है तो एक तरीके से आप एक बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग हो गया, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया, फिर जूमिंग क्या होता है, फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, ठीक है। उसके बाद जो मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स है, नॉन फूड क्रॉप्स है, वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, किस तरीके का टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे देश में आया। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह हुआ था एग्रीकल्चर को, ताकि हमारे देश में जो वीट है और राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, और बहुत शानदार तरीके से एक तरीके से वहाँ काम हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो उसको भी एक तरीके से एक मेजर सोर्स बताया गया है कि एग्रीकल्चर को जो अभी इतना जो ग्रोथ हुआ है एग्रीकल्चर में, या फिर एग्रीकल्चर की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो अभी आप देख रहे हैं, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हमारे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म का। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाने में। फिर ग्लोबलाइजेशन, कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से हमने ग्लोबल में ले गए हैं हम लोग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कितना जो है वो हम लोगों ने इंक्रीमेंट करी है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग से। टाइप्स ऑफ फार्मिंग अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड देयर एप्लीकेबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। जैसे कि फिजिकल इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, जैसे कि मान लो कि अगर कोई एक खेत है, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर लैंड है, तो उसमें किस तरीके का जो फसल लगेगा वो डिपेंड करेगा कि उस आसपास में किस तरीके का इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी कितना आप नया यूज कर रहे हो, और साथ ही साथ सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस, कि वहाँ के लोग किस चीज़ की खेती जो है सबसे ज़्यादा करते हैं, उस पर भी डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है। तो जनरली जो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग अगर देखा जाए तो 3 तरीके का देखने को मिलेगा, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। तो ये 3 जो होगा वो एक तरीके से आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग में जो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाए पहले सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्रिमिटिव को। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, तो एक तरीके का सबसे पुराना मेथड है, इसको हम लोग दूसरा बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मेथड। मतलब जहाँ पर क्या करता है, खेतों में जब अब फसल खत्म हो जाता है तो उसके थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो नीचे वाली चीज़ें बच जाती हैं, ठीक है। तो उसको जो है वो जलाकर एक तरीके से फिर वहाँ पर नई जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उसको की जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग उसको स्लैश एंड बर्न, स्लैश मतलब आप पहले फसल को काटते हैं, फिर जो बच जाता है प्रणाली वगैरह उसको आप जलाते हैं और फिर से वहाँ पर खेती करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रिमिटिव टूल का इस्तेमाल किया जाता है, ये खास करके क्या डो हो गया, हो गया, एंड डिगिंग स्टिक्स वगैरह इस्तेमाल करके वहाँ पर चीज़ों को एक तरीके से लगाया जाता है खेतों में। देखिए जैसे यहाँ पर है तो कुदाल वगैरह का इस्तेमाल करके आप देखे होंगे कि जो चीज़ें होती हैं वो आसानी तरीके से उपलब्ध हो जाती हैं। तो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है वाइडली प्रैक्टिस इन स्मॉल, जो छोटे छोटे लैंड है वहाँ पर एक तरीके से इसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन नेचर, और ये जो है मतलब अगर कोई स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कर रहा है तो जनरली जो इसमें डिपेंडेंसी रहती है वो मानसून पर रहती है कि नहीं, कि मानसून कैसा है भाई इस साल का। अगर मानसून अच्छा हुआ, बारिश अच्छी हुई,
तो एक तरीके से वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी अच्छी होगी। फर्टिलिटी ऑफ लैंड कैसा है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ठीक है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड या फिर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कैसा है, फिर वेरियस इन्वायरमेंट फैक्टर वहाँ कैसा है। यहाँ पर मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल जो है नहीं किया जाता। आज भी बहुत सारे खेती में देख रहे हो, एग्रीकल्चर में, जहाँ पर बैलों से या फिर जो ऑक्स वगैरह का इस्तेमाल करके वहाँ पर खेत की जो खुदाई की जाती है और इसको एक तरीके से यहाँ पर फसल को उगाया जाता है। जैसे यहाँ फसल उगाया गया है कि नहीं। यहाँ की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम होती है, मतलब ज़्यादा उत्पादन नहीं होता। उत्पादन मतलब ज़्यादा यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। दूसरा जो होता है वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, दिस इज़ अ लेबर इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग। यहाँ पर जो है लेबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, प्रिमिटिव देख रहे थे, वहाँ पर स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड है तो उसमें फैमिली वाले जो हैं वो आपस में वही कर ले रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा जब बड़ा ज़मीन होता है तो उसमें लेबर का इस्तेमाल, जैसे यहाँ पर सारे लेबर्स वगैरह काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो आपको राइस ये लोग बो रहे हैं, ठीक है, किसमें, खेतों में, और यहाँ से फिर आपको देखने को मिलेगा राइस का पौधा, उसके बाद फिर आपको वहाँ से राइस निकल के आता है। तो यहाँ पर जो बायोकेमिकल का डोजेस का इस्तेमाल होता है, मतलब सही तरीके का केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, टेक्निक्स इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके इंटेंसिव फार्मिंग में, ठीक है। और जनरली ये लेबर इंटेंसिव, यहाँ पर लेबर्स वगैरह का जो प्रभाव होता है या लेबर वगैरह है वो ज़्यादा काम करते हैं। दिस फार्मिंग इज कॉमन इन द एरिया वेयर लेस लैंड होल्डिंग इज अवेलेबल। जहाँ पर होल्डिंग जो लैंड की है वो लेस अवेलेबल रहती है, वहाँ पर जो इसका यूज़ है वो किया जाता है, ठीक है। आते हैं तीसरा जो कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है। अभी धीरे धीरे जो है सेक्टर और भी बढ़ता चला जा रहा है। तो हियर है हाई डोजेज ऑफ, यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई मॉडर्न इनपुट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहा है जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जो कि सीड्स वगैरह होगा वो बहुत शानदार मात्रा में, जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं उनका इस्तेमाल अगर कोई फार्मर वगैरह कर रहा है तो वो कमर्शियल फार्मिंग के अंदर आ सकता है, ताकि उसको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिल सके। किस पर ध्यान दे, प्रोडक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान देगा। जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं, वहाँ पर लेबर्स वगैरह इंटेंसिव फार्मिंग जो होता है वो कम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप ट्रैक्टर्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों मतलब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के बारे में यहाँ पर देखा जा रहा है। द प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ, जैसे प्लांटेशन हो गया, जैसे शुगर केन आप लगा रहे हैं, ठीक है, शुगर केन का हो गया, या फिर आप शुगर केन हो गया, उसके बाद आप टी वगैरह लिखते हैं, वो सब कमर्शियल फार्मिंग का पार्ट आता है, ठीक है। जैसे बनाना का अगर कोई प्लांटेशन लगा रहा है, ठीक है, बनाना जो होता है कि नहीं, केले का जो खेती कर रहा है, तो वो कोई किस में आएगा, कमर्शियल फार्मिंग में अंदर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर बोला गया टी, रबर, शुगर केन, कॉफ़ी आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। तो ये सब सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे किसका, कमर्शियल क्रॉप, और जहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स वगैरह इस्तेमाल किया जाता है और जो है मॉडर्न इनपुट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है हमारे देश में, ठीक है। तो जनरली बोला जाए कि 3 क्रॉपिंग पैटर्न है हमारे देश में, इंडिया में। देयर आर क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। हमारे देश में 3 तरीके का, पहला होता है राबी, दूसरा होता है खारिफ और तीसरा होता है जैद, ठीक है। तो राबी, खारिफ और जैद अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। राबी का जो पर्टिकुलर एग्जांपल अगर देखने को मिलेगा आपको वीट, पीस, ग्राम्स, मस्टर्ड्स, और खारिफ जो मिलेगा वो उसमें राइस, ग्राउंडनट, रागी, सोयाबीन, ठीक है। ये सब ज़्यादा खारिफ जो प्रोडक्ट होता है वो खास करके कहाँ कब होगा, जब ज़्यादातर रेनी सीजन के आसपास के सीजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो वीट, ये जो राबी होगा वो आपको विंटर में देखने को मिलेगा, और जो जैद सीजन होगा वो एक तरीके से समर में एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो जैद सीजन कहलाएगा, जिसमें कक्यूम्बर, जो खीरा वगैरह, वाटरमेलन वगैरह, जो बीटर गॉर्ड, जो करेला वगैरह होता है, वो सब प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये 3 सीजन आप लोगों को याद रखना है तीनों का, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये याद कर लीजिएगा तो उसके अलावा आपको कुछ याद करने का, अगर मान लो कि सिर्फ राबी के बारे में लिखने आ गया तो आप इसमें राबी के बारे में लिख सकते हैं। तो 3 है यहाँ पर, एक हो गया राबी, एक हो गया खारिफ और एक हो गया जैद, ठीक है। तो राबी सीजन जो है वो कब लगाया जाता है भाई, विंटर में, ठीक है। मतलब क्या, अक्टूबर टू दिसंबर में, और इसको हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट मतलब इसकी कटाई होती है कब, अप्रैल टू जून में, समर में,
और इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स कौन है, वीट है, ग्राम है, बार्ले है, मस्टर्ड है, पीस है। तो ये हमारे राबी के एक तरीके से पूरे इंफॉर्मेशन हो गया। खारिफ जो होता है वो बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन में लगाया जाता है, मतलब सोन में, जैसे कि जो आपको राइस वगैरह देखा जाए तो राइस की खेती जनरली आपको देखने को मिलेगा जब बरसात का मौसम शुरू होता है उसके पहले लगाया जाता है कि नहीं। तो उसको काटता कब है भाई, हार्वेस्ट कब होता है, सितंबर अक्टूबर में। और पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, टाइप्स ऑफ दाल जो होंगे, मूंग, उड़द, तूर, जूट, कॉटन, सोयाबीन और ग्राउंडनट, तो ये सब सारे आपके खारिफ क्रॉप के पार्ट हो जाएंगे। जैद क्या होगा, बिटवीन, मतलब बोला जा रहा है राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप के बीच का जो सीजन होता है मार्च टू जुलाई, क्योंकि मार्च टू जुलाई क्यों, क्योंकि ये अप्रैल मई, ठीक है, अप्रैल मई हो गया, मतलब यहाँ पर मार्च अप्रैल, यहाँ पर बच गया ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब इसमें राबी सीजन आता है। और जनरली यहाँ पर जो होता है इसको बहुत जल्दी लगाया जाता है, बहुत जल्दी ये फल भी जाता है। तो वाटरमेलन इसका कोई एक हार्वेस्टिंग सीजन नहीं होता, जब आप लगाओगे उसी हिसाब से वो इंक्रीज होगा या फिर बढ़ेगा और फिर उसी तरीके से उसकी कटाई होगी। इसमें वाटरमेलन, कक्यूम्बर, मस्कमेलन, वेजिटेबल्स, फूडर क्रॉप्स, ये सब सारे किसके पार्ट आएंगे, जैद क्रॉप्स के आएंगे। तो आई होप सो ये चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। क्लियर। मेजर क्रॉप्स कौन कौन है भाई जो हम लोगों को पढ़ने हैं एग्जाम में। तो मेजर क्रॉप्स अगर आपको देखने को मिलेंगे तो पहला राइस है, फिर हम लोग वीट के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पर्ल्स के बारे में, फिर टी, फिर कॉफ़ी, फिर शुगर केन और फिर जूट और एक तरीके से ऑयल सीड्स। तो ये सब सारे जो क्रॉप्स हैं उसमें हम लोग आगे फिर इसमें रबर भी पढ़ेंगे कि रबर क्या होता है, जूट के बारे में पढ़ेंगे, कॉटन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो रबर हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, तो ये सब सारे प्रोडक्ट के क्रॉप्स के बारे में हम लोग एक एक कर नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे शानदार तरीके से, ठीक है। तो चलिए, आई होप सो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और पार्ट 2 में जितने भी सारे क्रॉप्स हैं एग्रीकल्चर के, उन सारे क्रॉप्स को एक एक कर डिस्कस करेंगे ताकि आपका एग्जाम में कुछ भी ना छूटे। और इसी तरीके से आप अभी अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।